नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल की जो एग्जामिनेशन डेट 28 जनवरी और 4 फरवरी है, तो बचे हुए समय में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के मैं लगातार आपको वीडियो में दूंगा, जहां से 110% रखिए कि आपका सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। जो भी टॉपिक आपके मेंशन थे जेएसएससी आयोग ने किए थे, 28 से 30 आपके टॉपिक मेंशन थे जीके के सेक्शन में, वो सारे चीजें हमने उससे बल्कि बहुत ऊपर लेवल पे आपके कैप्सूल सीरीज में मैंने कंप्लीट करवा दिया था। चाहे वो आपकी राज्य राजधानियां हो, कैपिटल करेंसी हो, या फिर आपकी पंचायती राज व्यवस्थाएं हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर। लेकिन एक सेक्शन आपका जो छूट रहा था, कृषि वाला पार्ट, जो एकदम लेटेस्ट डाटा के साथ, ठीक है ना, चाहे आप खरीफ फसल की बात कर ले, चाहे जायद फसल की बात करें, चाहे रबी फसल की बात करें, और उस खरीफ फसल में जितने भी फसलें आती है और उससे जितने सवाल बन सकते हैं, वो सब कुछ मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है। तो 110% जो भी चीजें आप कर रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को आपको कवर करना है। अब मैं कुछ चीजें आपको पहले बतला दूं। देखिए, मैथ में जो कैप्सूल सीरीज चल रहा है, आपका 5 कैप्सूल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपका एरिया बहुत अच्छे से और वॉल्यूम का कंसेप्चुअल वीडियो जो 5वां कैप्सूल था उसमें सर ने प्रोवाइड कर दिया है। अब क्या है कि आज आपको कैप्सूल संख्या जो है 6 मिलेगी, जिसमें प्रैक्टिस कराया गया है। प्रैक्टिस पार्ट 1 ये वीडियो होगा, और 110% कर रहे हैं कि 28 जनवरी तक पूरे के पूरे अगर लगड़ के आपने सर के साथ मेहनत कर ली है भाई, तो 20 से 20 आपका हर सवाल आपका निकल रहा होगा। और कल आपको लगातार 2 वीडियो मिलेगी। एक मॉर्निंग के 10 बजे कैप्सूल 7वां मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिस ही कराया गया है पूरा वॉल्यूम को बहुत अच्छे से, और 8वां कैप्सूल में आपको पार्ट 3 प्रैक्टिस के नाम से ये वीडियो मिलेगी। तो समझ में आ गया। आज आपको कैप्सूल संख्या कितनी, 6ठी, और कल मैथ में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, 7वां और 8वां कैप्सूल। ये आप 1 से लेकर के टोटल 8 कैप्सूल ये कंप्लीटली आपके मेंसुरेशन 2D और आपका मेंसुरेशन 3D पूरा कंसेप्ट और पूरा प्रैक्टिस के साथ खत्म हो जाएगा। यानी कि कल आपका पूरा का पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, जहां से आप टारगेट कर सकते हैं कि 6 से 7 सवाल मेंसुरेशन में आप बना पा रहे होंगे एग्जामिनेशन में। 2015-16 में जो पेपर हुआ था, वहां पे 8 से 10 सवाल आपके इसी टॉपिक से पूछे गए, तो इसलिए बहुत अच्छे से सर ने खत्म कर दिया। ठीक है। तो चलिए, आज जो एकदम 100% की गारंटी के साथ इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जहां से एक सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए साहब, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये कंप्लीट वीडियो में आपने कैप्सूल सीरीज का जो पेड ग्रुप बनाया है, उसमें पूरा का पूरा मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। और सभी को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितनी कैप्सूल सीरीज हो, चाहे मैथ की, चाहे जीके की, चाहे कंप्यूटर की, चाहे झारखंड जीके की, चाहे मैथ का 600 सवाल प्रैक्टिस, ये सारा वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिनको भी कैप्सूल सीरीज का कंटेंट चाहिए होगा, आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 200 फी है, और मात्र आप 10 से 15 दिन में ये कैप्सूल सीरीज को खत्म भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर वाला पार्ट। देखिए, जो भारत में फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम 3 कैटेगरी में, या कहे तो उसका हम वर्गीकरण करते हैं 3 फसलों में। एक तो आप या तो उसे फसल कह सकते हैं, या फिर ऋतु कह सकते हैं, सीजन कह सकते हैं। तो पहला जो हमने रखा है रबी की फसलें, दूसरा हमने रखा है खरीफ की फसलें, और तीसरा आपका होगा जायद की फसलें। तो चलिए एक एक करके खत्म करते हैं। जो रबी की फसल है, इसको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और उसके एग्जाम्पल, एक तो ये सवाल बनेंगे। उसके अलावे कुछ इंपॉर्टेंट फसलों को हमने टारगेट किया है 8 से 10, कि उसका प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे और भारत के लेवल पे, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस जो रही है वो आपको मैंने करवा दिया। ठीक है भाई। तो बात करेंगे रबी की फसल को कब बोया जाता है। तो देखिए, रबी की जो फसलें होती है उसे बोई जाती है अक्टूबर मंथ या नवंबर मंथ। आपको एग्जाम में सितंबर भी मिल जाए तो परेशान नहीं होइएगा। रबी फसल को सितंबर से नवंबर आप एकदम गांठ बांध करके बैठा लीजिए दिमाग में। रवि की फसल तो आप कैसे याद रखेंगे। रवि कोई एक आपका मित्र है, जो मित्र जो आपसे मिलता है वो सितंबर महीने से स्टार्ट होता है मिलना, वो या तो अक्टूबर हो सकता है या नवंबर। ठीक है ना। तो रवि की मित्रता आपके साथ कितने महीने रहती है, तो 3 महीने, सितंबर से अक्टूबर और नवंबर में। ये क्या हो गया, रवि की फसल। यानी कि रवि की जो फसल की एग्जाम्पल है, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, मस्टर्ड, ये सभी जो रवि की फसलें हैं, इनको जो बोया जाता है सितंबर से नवंबर महीने के बीच में, और इसकी जो कटाई हो जाती है आपकी मार्च से अप्रैल में।
ठीक है। तो आपको ऐसे अगर नहीं पूछता है कि रवि की फसल को कब बोया जाता है या कब काटा जाता है, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि रवि की फसल से संबंध है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, सितंबर से मार्च, एक दे देगा अक्टूबर से आपका जनवरी, एक दे देगा आपका दिसंबर से मार्च, एक दे देगा आपका फरवरी से आपका दिसंबर। ठीक है। तो क्या इसका मतलब है, तो रवि की फसल हमने क्या कहा, सितंबर महीने में हम बोते हैं, या फिर अक्टूबर भी आपको मिल सकता है, या फिर आपको नवंबर भी मिल सकता है। कटाई कब करते हैं हम लोग, मार्च में या फिर अप्रैल में। क्या आप अक्टूबर में बोते हैं, तो बिल्कुल, लेकिन क्या आप जनवरी में इसकी कटाई करते, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दिसंबर में आप क्या बोते हैं, नहीं। क्या फरवरी में बोते हैं, तो नहीं। तो ऑप्शन ए। इस प्रकार से मैं आपको बतलाने चाह रहा हूं कि आपको ये भी पूछा जा सकता है। मैं यहां बतलाया कि रवि की फसल को कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर, लेकिन आप सितंबर एक लेके चलेंगे, सितंबर से नवंबर, जिसमें आपका बीच में अक्टूबर भी आ रहा है। ठीक है। कब कटाई होगी, तो मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। हार्वेस्टिंग हो गया और ये सॉन हो गया। इसका एग्जाम्पल याद करेंगे कि रवि की फसल के अंदर कौन कौन से फसलें आते हैं, तो व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, चना, मटर, आलू, मस्टर्ड, ये सभी आपके रवि की फसलें हैं। तो अगर आपसे पर्टिकुलर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि चना जो आपको बोई जाती है किस महीने में बोई जाती है, तो चना कौन सा फसल हो गया आपका, रवि की फसल। और रवि के साथ आपकी दोस्ती कब से महीने से रहती है, सितंबर से लेकर के नवंबर तक। ठीक है। और कटाई कब हो जाती है इसकी, तो मार्च से अप्रैल के बीच में कटाई हो जाती है। ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि करनाल बंट रोग एक डिजीज है जो आपका करनाल बंट रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किस कारण होता है, तो गेहूं की फसल से संबंधित है, यानी कि जो गेहूं की जो सीड होती है, ठीक है, उसके सड़ गल जाने के कारण ये आपका करनाल बंट डिजीज होता है। क्लियर। अब गेहूं के बारे में याद कुछ रखेंगे कि पहला तो इससे संबंधित जो डिजीज का नाम है वो है करनाल बंट रोग। दूसरा, सेकेंड मेजर फ्रूट है, यानी कि सबसे अधिक खाए जाने में ये सेकेंड नंबर में जो मुख्य खाद्य फसल है। पहले नंबर में कौन है, क्या कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अभी बतलाऊंगा। तो दूसरे नंबर में जिसकी सबसे ज्यादा हम लोग खपत करते हैं खाने में, वो कौन है, आपका गेहूं है। इसकी प्रोडक्शन अगर विश्व स्तर पर बात किया जाए तो चाइना पहले स्थान पर है। और इंडिया में अगर पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा इसकी उत्पादन कहाँ होती है, तो यूपी में, उसके बाद पंजाब में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में। अब गेहूं के उत्पादन के लिए, जैसे कि आपने 1964 में आपने देखा कि भारत में सूखा आकार पड़ गया था, 1965 में आपने पाकिस्तान चाइना इंडिया का वार हो गया था, जिसके कारण क्या हुई थी, भारत का जो 5 ईयर प्लान था वो कंप्लीटली फेल हो चुका था। ठीक है ना। और इस कारण क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर था, एक तो सूखा पड़ जाने के कारण, और जब कोई आपके देश में जब एक वर्ल्ड वार, ठीक है ना, एक स्थिति होती है या फिर किसी अदर कंट्री के साथ लड़ाई होती है, तो बहुत सारे तोपे छोड़े जा रहे, तो जिसके कारण वहां की जो सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इस कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफी ही उस वक्त एकदम आप बोले तो उसका ग्राफ एकदम नेगेटिविटी में था। तो उस समय गेहूं के उत्पादन में, ठीक है ना, उस 1965 के बाद 1966 में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन आपके जो सवाल बनते हैं, जो इसको स्टार्ट किया गया था किनके द्वारा, नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको में स्टार्ट किया गया था। लेकिन भारत में आपसे पूछा जाएगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है वो कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप क्या नाम देंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर पूछा जाएगा ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पर अगर बात किया जाए जो स्टार्ट किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन किनके द्वारा, तो नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। कहां पे, तो मैक्सिको में किया गया था। हरित क्रांति ये जो स्टार्ट की गई थी, इसकी प्रभाव कौन कौन से फसलों में और कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिला। देखिए, जब आप जेपीएससी का अभी एग्जामिनेशन आप देंगे, अभी फॉर्म भी आने वाले, तो हम इस पर क्लास भी लेंगे आपके साथ मिल करके, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। केवल हरित क्रांति के प्रो ही नहीं है, कॉन्स भी है, मतलब एडवांटेज भी नहीं है, इसके कई सारे लिमिटेशन भी रही है। तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर इसमें पूछा जा सकता है हरित क्रांति से होने वाले जो भी लिमिटेशन है, यानी कि जो हानियां हैं। तो बहुत अच्छे इसमें आप शब्दों को लिख सकते हैं, शब्दों का चयन कर सकते हैं हरित क्रांति से। इसमें बहुत सारी आपके फैक्टर है, 5-6 फैक्टर आप सिस्टमेटिक वे में जब आप लिखेंगे तो बहुत शानदार वे में आपका कंटेंट भी रेडी होगा। तो ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति के केवल आप एडवांटेज पढ़ते आए हैं तो केवल एडवांटेज, इसके कई सारे लिमिटेशन भी रहे हैं। खास करके हरित क्रांति का अगर मैं थोड़ी सी आपको एलेबोरेट करूं तो इसका जो प्रभाव रहा था उत्तर के क्षेत्रों में, जैसे कि मैं आपको नाम बतलाता हूं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश में भी खास इसका जो प्रभाव रहा, वेस्ट यूपी में काफी ज्यादा पड़ा, तो अच्छा रहा था हरित क्रांति का।
तो यानी कि प्रभाव इन द सेंस कि हरित क्रांति को काफी ज्यादा मोटिवेट किया गया था उत्तर भारत की ओर में, तो काफी ज्यादा अधिक वृद्धि देखने को मिली थी उत्तर भारत में गेहूं की। तो जिससे क्या हुई, देखिए गेहूं के उत्पादन अगर ऊपरी क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत में अधिक हो रही है तो एक एज ए इकोनॉमी भी बात किया जाए तो स्ट्रांग हो गया राज्य यहाँ का। लेकिन साउथ इंडिया में यहाँ पे गेहूं की उत्पादन कम हुई, हरित क्रांति का प्रभाव कम रहा, जिससे गेहूं की उत्पादन कम हुई, तो यहाँ के जो किसान के जो लोग रहे इनकी इकोनॉमिक सेक्टर कम रही। तो देखिए एक तरह से यहाँ पर क्या हुआ, जो इक्वालिटी जो थी, बराबरी यहाँ पर नहीं मेंटेन हुई। तो एक पहला लिमिटेशन ये भी रहा था, कई तरह की इसमें लिमिटेशन रही थी, ठीक है ना। खैर अब मैं यहाँ पे एक सवाल आपका भूल गया बताना, मैं अभी याद आ गया मुझे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रोजगार भारत में कौन सा सेक्टर देता है, तो ये आपका कृषि ही है। जो टोटल पॉपुलेशन है भारत की उसकी 55 या 50%, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 50 से 55% लोग जो है ये कृषि कार्य पर डिपेंडेंट है या फिर कृषि कार्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपसे और भी समस्या आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन जेपीएससी में प्रीलिम्स मेंस में, कि जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर को आप बताएं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम आप क्या बताइएगा कृषि क्षेत्र में, पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि अब जो लोग हैं, ठीक है ना, जब जैसे जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो वो कृषि क्षेत्र से बाहर, मतलब वो कृषक की जो पुत्र हो गए या उनके जो भी रिलेटिव्स हो गए, अब वो क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र से बाहर निकल के अब कुछ और मॉडर्नाइजेशन की और या फिर मेट्रो सिटी की और कुछ मल्टीनेशनल जॉब की तरफ वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम तो यह है जिसमें आपको सरकार को इसमें रुचि दिलानी होगी कृषक को, कि आपको और मतलब कि एक तरह से प्रोत्साहन करना होगा, कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में भी हो सकता है, कुछ सम्मान भी हो सकता है। तो सरकार को पहला इसमें स्टेप लेना चाहिए था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में भारी वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। मॉनसून क्या हो रही है, कंटिन्यूटी बना नहीं पा रही है, डिसकंटिन्यूटी के कारण तो बहुत सारे पॉल्यूशन हो रही है, सॉइल पॉल्यूशन के कारण भी हो रहा है, ये सारी चीजें। एमएसपी प्राइस जो आप बात करते हैं इसका काफी कम देना सरकार के तरफ से। एमएसपी प्राइस क्या है कि जैसे सरकार फिक्स कर देती है कि 100 क्विंटल आप गेहूं जो है 1200 रुपया या 1000 रुपये में निर्धारित कर दी गई है। तो जितना ज्यादा एमएसपी सरकार देगी उतना ज्यादा किसान को प्रोत्साहन मिलेगा इस सेक्टर में काम करने के लिए। खैर ये सब चीजें मेंस में लिखने जाने वाली है, तो हम लोग मिलेंगे भाई जेपीएससी के क्लास में भी। खैर ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे रवि की फसल आपको सुनते ही क्या समझ में आना है, रवि आपके दोस्त थे, रवि की फसल जिससे आपकी दोस्ती स्टार्ट होती है सितंबर से नवंबर महीने में, ठीक है, यानी बोई जाती है और काट कब ली जाती है, आपकी मार्च से अप्रैल के महीने में। क्लियर हो गया। जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए, गेहूं सबसे ज्यादा खाने वाला, दूसरे नंबर में ये खाद्य फसल होता है, बारले, जौ या चना, मटर, आलू और सरसों, ठीक है। सरसों तेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक क्या इन द सेंस कि सारे, चाहे वो आप सबसे गरीब परिवार से हो चाहे आप बहुत ही अपर लेवल पे आप रह रहे हो, सभी के लिए सरसों तेल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये रबी फसल का ही एग्जांपल होता है। मैंने ये कहा था गेहूं के बारे में कि करनाल बंट डिजीज हो गया, सेकंड मेजर फूड हो गया, इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चाइना होगा, और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश। हरित क्रांति के कारण आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला किस फसल में, तो आप याद रखेंगे गेहूं, चावल तथा तिलहन पर सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिला था हरित क्रांति के कारण, क्या किसमें, तो गेहूं में। जो नॉर्मन ई बोरलॉग था, इतना फर्टाइल बीज का इन्होंने मतलब कि खोज किया, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई थी, तो गेहूं में देखने को मिली थी। हरित क्रांति के अगर जनक पूछा जाए तो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग था, मैक्सिको में। और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले कौन थे, एमएस स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, यहां तक इतनी पार्ट क्लियर हो गए। तो भारत में अगर आपका संदर्भ में पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि किनके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और नॉर्मन ई बोरलॉग को याद रखिएगा कि इन्हीं बोरलॉग के नाम से ही इनकी पुण्यतिथि, इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो यूएसए में, अमेरिका में बोरलॉग पुरस्कार देना शुरुआत किया गया था कृषि के क्षेत्र में ही, ठीक है। इनको नोबेल में शांति पुरस्कार भी मिला था, आई थिंक 2009 के आसपास, नहीं 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। ईयर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इनको पूछा जाएगा आपसे कि इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। चलिए भाई साहब अगले सवाल पे आते हैं। खरीफ फसल में, खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो खरीफ यानी कि खरीफ है, ठीक है ना, तो इसकी जो बोई जा रही है खरीफ को जून से जुलाई महीने में, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है एग्जाम में मई भी देखने को मिल जाए, तो मई से जुलाई आप ये लेकर के चलेंगे। तो खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है या बोई जाती है कब, जून जुलाई, ठीक है ना, जून जुलाई, आप मई भी लेके चलेंगे, ठीक है ना, जून जुलाई।
और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, यानी अक्टूबर से आप दिसंबर लेके चलेंगे। तो जून जुलाई में इसकी क्या होती है? बोई जाती है इनको। और कटाई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, इन तीनों महीने के बीच में भी होती है, या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, दिसंबर तक इसकी कटाई चलती है। ठीक है, तो आप एकदम कान नाक आँख कान खोल के बैठेंगे कि खरीफ फसल की बुआई है, मैंने बताया है जून जुलाई, और अगर वहाँ आपको मिल जाए मई से जुलाई, तो ऐसा नहीं है कि जून जुलाई में स्टिक्ट हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि मई से जुलाई को टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, कटाई कब होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, एक लार्ज हम लोग लेकर चलेंगे स्केल को। तो इसके एग्जाम्पल हो गया मेज, मक्का हो गया, मिलेट हो गया, ज्वार हो गया, राइस हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, अरहर हो गया, रागी हो गया और जूट हो गया। रागी वो फसल है जिसके लिए काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है, शुष्क कृषि का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है रागी। अभी एसएससी काफ़ी पूछ रहा है यहाँ से सवाल। तो इंपॉर्टेंट जितने एग्जाम्पल थे मैंने बतला दिए आपको, कि जितने मक्का हो गए आपके किसके एग्जाम्पल होंगे खरीफ फसल के, मिलेट किसके बाजरा, ज्वार किसके खरीफ के, धान किसके राइस आपके खरीफ के, शुगर केन किसके खरीफ के, कपास भी आपका खरीफ फसल है, तंबाकू भी, अरहर भी, रागी भी और जूट भी। ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में, आएंगे उस पर भी। कैसी फसल है? तो मानसूनी फसल होती है और वर्षा ऋतु में इसकी वृद्धि बहुत अधिक होती है, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्षा ऋतु में होने वाला ये फसल होता है खरीफ फसल। जो आप देख सकते हैं कि इसको जो बुआई भी जाती है कब? मई जून जुलाई के महीने में। तो इनको वहाँ पानी की आवश्यकता अधिक होती है खरीफ फसल की, और खास करके सबसे पूरे फसलों में अगर बात कर ली जाए, देखिए अगर आपसे, मैं इन द सेंस कि अगर आपसे आयोग पूछ ले कि वह फसल का नाम बताइए जिसको सबसे अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, तो चावल की। ठीक है ना, सबसे अधिक चावल फसल को क्या होती है? आपको जल की आवश्यकताएं होती है। मानसून क्रॉप होती है और ये वर्षा ऋतु में होने वाली, वर्षा ऋतु में इसकी वृद्धि काफ़ी होती है खरीफ फसल की। तो ऐसे याद रखिएगा खरीफ फसल का ये पार्ट इंपॉर्टेंट, किसको? वर्षा ऋतु में ही इसकी वृद्धि बहुत अधिक होती है। तो वर्षा ऋतु से पहले हम क्या करेंगे? बो देंगे मई जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में पूरा भारी वर्षा देखने को मिलेगा, जून जुलाई के आसपास में भी। तो बोई कब जाएगी? जून जुलाई। रवि दोस्त कब से स्टार्ट होगा आपका? सितंबर से महीने से चलेगा आपका। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर नवंबर महीना। ठीक है भाई, कटाई कब हो जाएगी? मार्च अप्रैल में हो जाएगी। खरीफ फसल वर्षा के ऋतु में अधिक वृद्धि होगी तो मई जून जुलाई, और कटाई कब हो जाएगी? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। जायद की फसल मार्च अप्रैल में हो जाए भाई, जाए तो मार्च फरवरी में क्या होता है? फाइनल एग्जामिनेशन अब खत्म हो जाते हैं, तो मार्च अप्रैल में जायद, तो मार्च अप्रैल में बोई जाएगी और जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाएगी। जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाएगी, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे, जितने गर्मी, देखिए ये वो फसल होते हैं जायद की फसल जिसको हम लोग गर्मियों में खाते हैं, खासकर जैसे ककड़ी हो गए, तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, करेला हो गए, कद्दू हो गए, हरी सब्जियां हो गए। तो या ऐसे याद रखेंगे, इसको कटाई कब कर लेंगे हम लोग? जून जुलाई यानी कि गर्मी के आसपास। ठीक है, और बुआई कब होगा? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में जायद की फसलें इस तरह से याद रखिएगा, ककड़ी खाते हैं, तरबूज खाते हैं, खीरा खाते हैं, उसके बाद खरबूज खा रहे होते हैं, हरी सब्जियां, करेला, कद्दू, ये सभी आपके जायद की फसलें होते हैं। मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, जून जुलाई में इसकी कटाई कर ली जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है राइस। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फसलें देखते हैं जो एकदम डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। राइस सबसे मुख्य खाद्य फसल है। सेकंड में आपको मैंने क्या बताया था? आपको कमेंट करके बतलाइए। मैंने अभी आपको बताया था गेहूं के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, गेहूं जो आपकी आपकी जो है रबी फसल का जो एग्जाम्पल हमने बतलाया था, जो आपका गेहूं सेकंड सबसे अधिक खाने में वाला जो फसल है वो कौन है आपका? पहला नंबर में वो आपका राइस है, दूसरे नंबर में गेहूं हो जाएगा। इसकी प्रोडक्शन चावल की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो चाइना में होती है। और इंडिया में कहाँ? वेस्ट बंगाल में एक नंबर में, यूपी सेकंड नंबर में और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर में। तो राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, इंडिया में वेस्ट बंगाल करता है। गेहूं मैंने बतला दिया, चाइना एक नंबर में प्रोडक्शन में, इंडिया में कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं की उत्पादन। मेज मक्का वर्ल्ड में आपका यूएसए एक नंबर है। मक्का एक याद रखिएगा, मक्का ही का उत्पादन में जो आपका एक अमेरिका है चाइना के अलावा प्रोडक्शन में, और इंडिया में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मेज का उत्पादन होता है। केवल एक याद रखिएगा, सेकेंड थर्ड जरूरी नहीं है, ये सब आपको, ये सब जेपीएससी में आपका सीक्वेंस अरेंज करने आएगा, जेएसएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट, इतना आप याद रखिए केवल। ठीक है, इसको हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मक्का का सबसे अधिक उत्पादन वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो अमेरिका, इंडिया में पूछा जाएगा तो आपका कर्नाटक मक्का का। ठीक है, नेक्स्ट गन्ना की बात की जाए, पूरे वर्ष इसकी फसलें होती है। प्रोडक्शन इंडिया में और वर्ल्ड में आपसे पूछा जाएगा तो इंडिया में आपका ब्राजील आएगा, तो एक ब्राजील याद रखिएगा आपका गन्ना के लिए। और इंडिया में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मक्का आपका मेज हो गया आपका कहाँ पे? तो आप बोलेंगे आपका यूएसए हो गया। इंडिया में कहाँ? कर्नाटक में हो गया।
शुगर केन के लिए आपसे पूछा जाएगा तो इंडिया में यूपी हो जाएगा और वर्ल्ड में आपका ब्राज़ील हो जाएगा। कॉफ़ी की में भी आपका ब्राज़ील सबसे एक नंबर में प्रोडक्शन में होता है। कॉफ़ी जो बागान होता है उसको फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में। इंडिया में कहाँ होता है तो कर्नाटक में इसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। और जो कॉफ़ी का जो टाइप, ठीक है ना, जो उत्पादन किया जाता है वैरायटी अरेबिका और रोबस्टा इंडिया में, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलेट बाजरा की बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही इसकी प्रोडक्शन होती है, पूरे विश्व में बाजरा की। और उसके बाद नाइजर में, उसके बाद चाइना में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो राजस्थान में बाजरा की उत्पादन होती है। चाय की बात की जाए, टी की, तो वर्ल्ड लेवल पे चाय की उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है और इंडिया में कहाँ होता है तो असम में होता है, ठीक है ना। असम के बाद याद रखेंगे वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी चाय की खेती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है, असम में, और वर्ल्ड में कहाँ तो चाइना में। मस्टर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कनाडा करती है एक नंबर में, और इंडिया में सब बहुत इसकी खपत है और सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन राजस्थान में होती है। जूट मैंने बतला दिया है, इंडिया सबसे 1 नंबर पे आता है प्रोडक्शन में, वही विश्व स्तर पे, और इंडिया में कहाँ तो वेस्ट बंगाल में। इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। मूंगफली की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ तो चाइना में, और इंडिया में कहाँ तो गुजरात में होती है। कॉटन की बात की जाए, कपास, तो ये एक नकदी फसल है। नकदी फसल उसे कहते हैं जिससे आपको क्या होती है, इनकम जनरेट, मतलब मेनली हम लोग पैसा कमाने के लिए है इसको हम लोग फसल का यूज़ करते हैं, और इसको लाने वाला भी भारत ही है। इसकी प्रोडक्शन वर्ल्ड स्तर पर चाइना एक नंबर में प्रोड्यूस करता है, और इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा तो गुजरात में और महाराष्ट्र में। तंबाकू वर्ल्ड लेवल पे चाइना ही करेगा भाई सबसे ज़्यादा चीज़ें का प्रोडक्शन, ठीक है, और इंडिया में कहाँ तो आंध्र प्रदेश में। पोटैटो आलू वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाएगा तो चाइना एक नंबर पे आएगा, और इंडिया का प्रोडक्शन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आलू की तो यूपी में होती है। रबड़ की अगर आपसे पूछ ली जाए तो रबड़ का जो वर्ल्ड लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है थाईलैंड में होता है, और इंडिया में कहाँ होता है तो केरला में होती है। केरला में कुछ चीज़ें याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है, इसके अलावे आपका इलायची की, काली मिर्च की और नारियल, इन तीनों चार याद रखिएगा, इलायची, काली मिर्च, नारियल और एक आपका रबड़, इसमें सर्वोच्च स्थान है प्रोडक्शन में, ठीक है। और कुछ याद रखिएगा, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मछली पालन उत्पादन को हम लोग पीशीकल्चर कहते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब एक झारखंड से याद रखिएगा कि भारत में लाख का जो उत्पादन होता है इसका सबसे उत्पादन झारखंड में ही होता है। तो ये पूरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट आई होप सो आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। जितनी भी प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल वाइज या फिर इंडिया वाइज मैंने चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ थोड़ी देर में आपको पेड ग्रुप में आपको अपडेट हो जाएगा। जिनको लेना है आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, चीज़ें आप इसको कैसे खत्म करेंगे कैप्सूल सीरीज को। मिलते हैं हम लोग अगली इस प्रकार के कुछ और भी वीडियो के साथ जो आपको लगातार सवालों के साथ मिलेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैथ सीरीज को जरूर अटेंड करिएगा। शानदार 10-15 दिन में आपका बहुत अच्छा नंबर आपका इंक्रीज होते हुए मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद।